हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सभी विद्यार्थी बहुत बढ़िया से क्लास कर रहे होंगे और सभी बच्चों को क्लासेस बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी। तो चलेंगे, आज हम लोग इंग्लिश लिटरेचर की क्लास 18 को फिर से स्टार्ट करते हैं और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस आपको दिए जा रहे हैं। सभी एग्ज़ाम के लिए ये इम्पोर्टेंट है, तो आप देखिएगा, नोट्स बनाइएगा और धीरे धीरे बहुत अच्छे क्वेश्चंस का कलेक्शन हो जाएगा और यही सारे क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आपको पूछे जाते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखेंगे। द क्राइटेरियन इज अ पीरियाडिकल बाई। पहला ऑप्शन है एडिसन, दूसरा जॉनसन, तीसरा स्टील और चौथा टी एस इलियट। तो फ्रेंड्स, इसको ध्यान रखिएगा कि जो एडिसन है ये जाने जाते हैं, जो पीरियाडिकल की बात हो रही है, तो यहाँ पर जो जोसेफ एडिसन है, जोसेफ एडिसन का नाम स्पेक्टेटर के वजह से जाना जाता है। और दूसरा ऑप्शन देखेंगे जॉनसन, तो इनका नाम रैम्बलर की वजह से जाना जाता है। और रिचर्ड स्टील की बात करेंगे तो टेटलर की वजह से इनको जाना जाता है। तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा, एडिसन को आप ध्यान रखें, तो एडिसन को आप कहेंगे कि ये स्पेक्टेटर की वजह से जाने जाते हैं, पत्रिका थी, ठीक है, स्पेक्टेटर, ठीक है, ये पत्रिका थी और ये 1711 से लेकर के 1712 तक में पब्लिश हुई थी। ठीक है, और जॉनसन की बात करें तो रैम्बलर की वजह से जाना जाता है, रैम्बलर, ठीक है, 1750 से लेकर के 1752 तक ये आपका पब्लिश होता है पीरियाडिकल। और टी एस इलियट का क्राइटेरियन है, जो कि आप जानते हैं, वेस्टलैंड पहली बार अक्टूबर में 1922 में क्राइटेरियन में यूके में आया था, दोबारा द डायल में 1922 में ही नवंबर में आया और यूनाइटेड स्टेट में आया। ठीक है, और रिचर्ड स्टील का टेटलर की बात करें तो 1709 से लेकर के 1711 तक ये आता है। ठीक है, तो आप देखिएगा, और डॉक्टर सैमुअल जॉनसन का जो आप देख पा रहे हैं रैम्बलर, वो मंगलवार और शनिवार को यूज होता था, ठीक है, आता था। तो ट्यूसडे को और सैटरडे को ये यूज आता था। ठीक है, और आप देख पाते हैं कि ये जो है क्राइटेरियन टी एस इलियट का है। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। टी एस इलियट को नोबेल प्राइज़ कब मिला। टी एस इलियट गॉट नोबेल प्राइज़ इन 1932, 1948 और 1949 तथा 1913। तो इसको ध्यान रखेंगे आप कि 1932 में गाल्सवर्दी को मिला। ठीक है, 1932 में आपको मिलेगा जॉन गाल्सवर्दी को, जॉन गाल्सवर्दी को मिला 1932 में। टी एस इलियट को नोबेल प्राइज़ मिलता है 1948 में और द ऑर्डर ऑफ मेरिट मिलता है, द ऑर्डर ऑफ मेरिट मिलता है इनको 1948 में ही, और 1948 में नोबेल प्राइज़ भी मिलता है। 1949 में फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा फकनर को मिला था नोबेल प्राइज़, और 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर को मिला था। ठीक है, तो 48 अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। टी एस इलियट के बर्थ की बात करें तो 1888 में इनका जन्म होता है, 1965 में इनकी मृत्यु होती है। ठीक है, तो आई होप आपने समझ लिया होगा पूरी बातें। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पर। हु वॉज ऑनर्ड बाई द ऑर्डर ऑफ मेरिट इन 1948। आपको मिल ही गया टी एस इलियट। जॉन गाल्सवर्दी को 1929 में ऑर्डर ऑफ मेरिट मिलता है और डब्ल्यू बी ईट्स को नोबेल प्राइज़ 1923 में मिला था। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिए, नोबेल प्राइज़ 1923 में इनको मिला था। और कमला दास को क्या मिला था, साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था, केरला साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था। ठीक है, तो आगे बढ़िएगा। कमला दास इज जनरली लेबल्ड एज, कमला दास को क्या कहा जाता है, लव पोएट, एन एसेइस्ट या कन्फेशनल पोएट, क्या कहा जाता है, तो कन्फेशनल पोएट। आपने देखा कि माई स्टोरी एंड इंट्रोडक्शन, और आप देखते हैं कि हॉट नून इन मालाबार और डांस ऑफ यूनक, ये सब इनका फेमस है, ओल्ड प्ले हाउस वगैरह। तो यहाँ पर ये पूरी सच्चाई के साथ अपने जो है रचनाओं को लिखती हैं और इनके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इनका लाइफ स्पैन की बात करें तो 1934 में इनका जन्म होता है, 2009 में इनकी मृत्यु होती है। और आप देखते हैं 1999 में इन्होंने मुस्लिम धर्म स्वीकार कर लिया था। इसके बाद इन्होंने अपना नाम कमला सुरैया रखा। दो बच्चों को इन्होंने पाला भी था जो मुस्लिम बच्चे थे। और आप देख पाते हैं कि इनका नाम, इनका पेन नेम या इनका कह सकते हैं कि इनका निक नेम माधवी कुट्टी था। ठीक है, आगे बढ़िएगा।
फिर है हु इज़ द विलेन इन आनंद्स टू लीव्स एंड अ बर्ड। तो आप देख पाते हैं गंगू लेलिया के फादर हैं, विलेन नहीं हैं। ये आपका हीरो के किरदार में है, चूंकि इन्हीं की हत्या कर दी जाती है गोली लग मार के। मुन्नू जो है कुली में है, बाखा अनटचेबल में है। तो अनटचेबल आपका देखते हैं 1935 में आया था, कुली मुन्नू का है तो 1936 में आया था। और टू लीव्स एंड अबद इसको क्रोनोलॉजिकल लिख लीजिए, 1937 में आया था। तो जो विलेन है फ्रेंड्स यही रहता है। और गंगू की बेटी, गंगू की वाइफ का नाम सजनी रहता है, गंगू की बेटी का नाम जो है लेलिया रहता है, जिनके साथ गलत करने की कोशिश करता है रेग्यूहन। और आप देखते हैं कि गंगू बचाने की कोशिश करते हैं तो गंगू को शॉर्ट कर दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर टू लीव्स एंड अ बर्ड 1937 में आया था। और ये क्या है आपका, इसके रेग्यूहन है। ठीक है, आगे बढ़िएगा। द ट्रिलोजी विलेज अक्रॉस द ब्लैक वाटर एंड द सोड एंड द सिकल। तो इसको याद रखिएगा फ्रेंड्स, 1940 में ये ट्रिलॉजी आई थी, यानी कि 3 रचनाएं एक साथ पब्लिश करवाना, दैट इज कॉल्ड ट्रिलॉजी। तो विलेज अक्रॉस द ब्लैक वाटर और सोड एंड द सिकल, ये आपका क्या होता है, ये ट्रिलॉजी है, 1940 में आया था। किसने लाया था, तो मुल्कराज आनंद ने। कमला दास निजी म्यूजिकल नहीं होंगे, आर के नारायण नहीं होंगे। ठीक है, आप जो है लाइफ स्पैम की बात करें तो देखिए 1905 में आर के नारायण का जन्म होता है, 1906 में, और इनकी मृत्यु 2001 में होती है। फिर जो है आनंद की बात करें तो 1905 में इनका जन्म होता है, 2004 में इनकी मृत्यु होती है। और आप आगे बढ़े तो निजी म्यूजिकल की आप बात करें तीसरे ऑप्शन में, चौथे ऑप्शन में तो इनका जन्म 1924 में होता है, 2004 में इनकी मृत्यु होती है। ठीक है, आगे बढ़िएगा। कमला दास की बात करें तो आपने देख ही लिया, 1934 में जन्म और 2004 में इनकी 2009 में इनकी मृत्यु। तो सब कंटेम्पोरेरी हैं, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़िएगा। माई स्टोरी ऑटोबायोग्राफी है, किसकी है, तो आपको बताया है ना मैंने कि ये कमला दास की है, मुल्कराज आनंद की, राजा राव की, आर के नारायण की नहीं है। ठीक है, राजा राव का भी डेट आप बर्थ देख लें तो जो है आपका हो जाएगा 19, ये देख लेंगे 1908 में राजा राव का जन्म होता है और 2006 में इनकी मृत्यु होती है। ठीक है, ये इनका जीवन काल है। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर अपना आंसर माई स्टोरी, जो कि एंटे कथा नाम से पहले मलयालम भाषा में आया था, बाद में इंग्लिश में आया माई स्टोरी के नाम से, और इसका कई भाषाओं में अनुवाद किया गया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, हु सेज दैट एवरी ग्रेट पोएट इज अ टीचर। पहला है कीट्स, दूसरा कॉलरिज, तीसरा पोप और चौथा वर्ड्सवर्थ। तो आप सभी जानते हैं फ्रेंड्स कि वर्ड्सवर्थ ही अपने आंसर है। ये मदर को, नेचर को मदर मानते हैं, टीचर मानते हैं। तो एवरी ग्रेट पोएट इज़ अ टीचर इन्हीं का स्टेटमेंट है। अगर इनके लाइफ स्पैन की बात करें तो 1770 से लेके 1850 तक इनका चलता है और 1850 में इनकी मृत्यु हो जाती है। कॉलरिज को देख लेंगे अगर आप, तो कॉलरिज में भी 1772 में इनका जन्म होता है और 1834 में इनकी मृत्यु होती है। लैम्ब को भी कोरिलेट कर ले, रोमांटिक एज के हैं, 1775 में जन्म लेते हैं और 1834 में। कीट्स की मृत्यु के कुछ ही महीने बाद भी इनकी भी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, अब एलेक्जेंडर पोप की बात करें तो एलेक्जेंडर पोप नियो क्लासिकल एज के पोएट हैं। इनका 1688 में जन्म होता है और 1744 में इनका, ठीक है, पूरा मृत्यु होता है। ठीक है, और कीट्स को तो आप जानते ही हैं कि कीट्स का है, कीट्स को देखिएगा तो आपका 1821 में मृत्यु होती है और 1795 में इनका बर्थ होता है। आगे बढ़िएगा। इफ़ म्यूजिक बी द फूड ऑफ लव प्ले इट ऑन, ये कौन कहता है फ्रेंड्स, तो इसको ध्यान रखिएगा। ड्यूक ओर्सिनो 12th नाइट में कहते हैं। और आप देखते हैं कि 12th नाइट में वायोला है, सिजेरियो है, ठीक है, और आप देख पाते हैं ओलिविया हैं, सर टॉबी बेल्च हैं, एंड्रू मैकबेच हैं, और आपके देखते हैं आपकी फीस्ट हैं, और सबस्टेन है, एंटोनियो है, मारिया है, ये सब कैरेक्टर हैं। तो ये 12th नाइट आपका देखिएगा 1601 से लेके 1602, 1601 से लेकर के 1602 तक इनका जो है 12th नाइट माना जाता है। मैकबेथ आप देखिएगा तो मैकबेथ 1606 है। और हेमलेट की बात करेंगे
तो हेमलेट को भी इधर देख लीजिए, 1599 से लेके 1601 माना जाता है, ठीक है, 1600 या 1601। और टेम्पेस्ट की बात करें तो स्वान सांग है 1610 से लेकर के 1611, ठीक है। तो चलिएगा क्वेश्चन नंबर 10 पर चलेंगे। वायोला किस में है? तो अभी आपको बताया गया ट्वेल्थ नाइट में है, मैकबेथ में नहीं, जूलियस सीजर में भी नहीं और हेमलेट में भी नहीं है, ठीक है। आगे बढ़िएगा। फ्लिंस किसका बेटा है? मैकबेथ का, बैंको का, डंकन का कि मैकडफ का? तो आप इसको फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर देखिए मैकबेथ के कोई बच्चे नहीं दिखाए गए हैं, डंकन के बेटे का नाम डोनाल्ड बेन और मेलकॉम है, और मैकडफ का भी के बच्चे मार दिए जाते हैं मैकबेथ के द्वारा। बैंको के बेटे का नाम फ्लिंस रहता है, ठीक है। यहाँ पर आप देखते हैं कि बैंकों को मारने के लिए आदमी हायर करते हैं मैकबेथ, उसके बाद बैंको तो मर जाते हैं लेकिन फ्लिंस भाग जाते हैं। इधर डंकन की मृत्यु के बाद उनके दोनों बेटे भाग जाते हैं, मैकडफ भी इधर भाग जाता है, फिर उसके बाद में उसकी पत्नी बच्चों की हत्या मैकबेथ करवा देता है, ठीक है। तो ये सब अपना हो जाएगा। फ्लिंस इसी का बेटा था। आप देखते हैं कि जब चुड़ैलें तीनों भविष्यवाणी करती हैं तो कहती हैं बैंकों की आने वाली संतानें राजा बनेंगी, लेकिन मैकबेथ राजा बनेगा खुद। तो यहाँ पर आप देखिए इस इनके राज का हमराज तो मैकबेथ के बैंको ही तो था। तो ये डंकन को मारने के बाद सीधे मैकबेथ को बैंकों को मारने का प्लान बना लेते हैं, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। हुज घोस्ट हॉन्ट्स मैकबेथ इन द प्ले? लेडी मैकबेथ खुद ही चौथी चुड़ैल मानी गई है। मैकडफ भी जिंदा है, ये तो मरेगा ही नहीं, मरता ही नहीं है बल्कि मैकबेथ को मार देता है। डंकन की मृत्यु तो होती है लेकिन ये भूत नहीं बनते हैं। विलियम शेक्सपियर ही डंकन का प्ले किए थे रोल, और बैंकों का भूत ही समय समय पे मैकबेथ को दिखाई देता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा। अ लिटरेरी मैन और राइटर ऑफ लिटरेरी वर्क्स इज? इसको देखिएगा, लिटरेटियर या लाइटोटिस या लिटरेचरर या क्लोजेट ड्रामा? तो फ्रेंड्स इसको ध्यान रखिएगा, सबसे पहले ध्यान रखिएगा लिटरेचरर नहीं होता है, क्लोजेट ड्रामा और ड्रामा टू बी रेड भी नहीं होता है। लिटोटीज मतलब नकारात्मक में सकारात्मक, और यहाँ पर लिटरेटियर होता है, इसको ध्यान रखिएगा। टीयर जब पढ़ेंगे तो यू आर दिमाग में रहेगा, ठीक है। तो यही अपना पहला आंसर करेक्ट है, लिटरेचरर करेक्ट आंसर नहीं है, ठीक है। फिर से ध्यान दीजिएगा, ए ऑप्शन ही सही है। एग्ज़ाम में बहुत से बच्चे अगर ये क्वेश्चन पूछ ले तो सी ही करेक्ट करेंगे, लेकिन ध्यान रखिएगा साहित्य को रचने वाला, साहित्य को जो है फॉलो करने वाला, दैट इज़ लिटरेटियर, ना कि लिटरेचरर। ओके, आई होप समझ रहे होंगे सभी बच्चे। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा। हाउ मेनी पोएट्स लाइफ्स हैव बीन रिटन इन लाइफ्स ऑफ द इंग्लिश पोएट? तो देखिए जो लिव्स और लाइफ्स है, लाइफ हो गया, वाइफ हो गया, नाइफ हो गया, कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिनके अंत में एफ ही होता है, तो प्लूरल बनाते समय भी यस हो जाता है। अब ये लाइफ्स आपका है कि जीवनी, तो यहाँ पर 52 पोएट की जीवनी डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने 1755 में लिखी थी, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 15 पर। हु इज़ द चाइल्ड ऑफ पॉपुलर स्टोरी द लास्ट चाइल्ड? मुल्कराज आनंद, आर के नारायण और कमला दास निजी म्यूजिकल? तो इसको ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स कि यहाँ पर आपको मुल्कराज आनंद ही इसके करेक्ट आंसर है, बाकी नहीं है। आप देखते हैं कि द लास्ट चाइल्ड में बच्चा खो जाता है, मेला देखने जाता है, पहले तो उसका जो है मन खिलौनों पे, बीन पे, सांप पे, मिठाई पे लगा रहता है, लेकिन जैसे ही उसको पता चलता है कि अरे मेरे तो माता पिता खो गए, तब उसके सारे जो है सारी जो लालच है, लालसा, वो सब खत्म हो जाती है, और वो एक ही स्टेटमेंट हरदम कहता है उस आदमी से जो उसको मनाने या पलझाने की कोशिश करता है, आई वॉन्ट टू माई मदर, आई वॉन्ट टू माई फादर, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपका मुल्कराज आनंद का होगा यहाँ पर करेक्ट, ठीक है। ये शॉर्ट स्टोरी है। अगला देखेंगे, फार्स क्या होता है? तो पहला ऑप्शन कह रहा है कि कॉमेडी लीडिंग टू क्राइम। ये देखिए फार्स जो होता था वो जो है बॉइस्ट्रस लाफ्टर या बॉइस्ट्रस कॉमेडी होती थी, और लोअर क्लास के लिए ये परफॉर्म की जाती थी। लव्स लेबर लॉस्ट भी फार्स ही माना जाता है विलियम शेक्सपियर का, ठीक है। तो यहाँ पर क्राइम नहीं होगा, दूसरा लव अफेयर भी नहीं होगा, कॉमेडी से संबंध है, बॉइस्ट्रस लाफ्टर होता था, थिएट्रिकल कंपनी भी नहीं होती थी। तो फार्स एक कॉमेडी का ही प्रकार है, ठीक है।
आगे बढ़ेंगे, पोएटिक प्ले को क्या कहते हैं, किस में लिखा जाता है, ब्लैंक वर्स में, मोनोलॉग में, सॉलिलॉकी में कि फ्री वर्स में। तो देखिए इसको ध्यान रखिएगा कि ये ब्लैंक वर्स में लिखा जाता है। मोनोलॉग को ड्रामेटिक मोनोलॉग कहते हैं जिसका संबंध पोयम से है। जैसे आप देखते हैं यूलिसीज है टेनिसन का, टिथोनस है, मिलता है ना। और देखिए लव लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफाक है टी.एस. एलियट का, ये सब आपका मिल जाएगा जो है मोनोलॉग। रॉबर्ट ब्राउनिंग तो मास्टर माने जाते हैं। और सॉलिलॉकी जो होता है वो मैकबेथ उसकी, आप देखते हैं कि हैमलेट की सॉलिलॉकी बड़ी मशहूर है, तो ये प्ले में होती है, ठीक है, प्ले में। और फ्री वर्स भी इसका आंसर नहीं होगा। फ्री वर्स मतलब नो मीटर नो राइम, दैट इज कॉल्ड फ्री वर्स, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। 18 क्वेश्चन देखिएगा, 18वां, अ ड्रामेटिक मोनोलॉग इज अ स्पीच बाई कैरेक्टर एक्सप्रेसिंग द इनर फीलिंग्स। तो आपको बताया गया है ना कि पोएटिक होता है, नॉवल सेट्रिकल और लव नहीं होता है। आपने देखा है कि यूलिसीज में यूलिसीज टेनिसन बन के पोएटिक फॉर्म में ड्रामेटिक मोनोलॉग बोलते हैं। फिर आप देखते हैं टी.एस. इलियट जे अल्फ्रेड प्रूफाक में प्रूफाक बन गए हैं। रॉबर्ट ब्राउनिंग माई लॉर्ड डचेस में जो है ड्यूक बन गए हैं, ठीक है। तो आप इसको देख पा रहे हैं कि ये पोएटिक स्पीच होती है। आई होप समझ रहे होंगे। आगे बढ़ेंगे, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अ फार्स इन अ प्ले, अपर मिडिल क्लास स्पेक्टेटर को हंसाना या खुश करना या लोअर। तो अभी आपको मिला कि लोअर मिडिल क्लास को या लोअर क्लास के लोगों को खुश करना या उनका मनोरंजन करना, ठीक है। 20th क्वेश्चन देख लीजिएगा। यहाँ पे कह रहा है कि नेम द पोएटिकल ऑटोबायोग्राफी, ठीक है। इसके बाद ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ। तो सभी लोग जानते हैं ना कि ये नाम 1850 में इनकी पत्नी मैरी हचिंसन देती हैं और इनकी मृत्यु विलियम वर्ड्सवर्थ की होती है 1850 में। 1802 में इनकी शादी हुई थी मैरी हचिंसन से। टिंटर नेवी 1798 में आया था। ये इनकी ऑटोबायोग्राफी नहीं है। बायोग्राफिया लिटरेरिया तो एस.टी. कॉलरिज का लिखा हुआ है, ये भी नहीं है 1817 में। और द वर्ल्ड इज टू मच विद अस में भौतिकतावादी जीवन का ये आलोचना करते हैं, तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा। अपना करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है। तो ये जो है पोएम टू कॉलरिज भी कहा जाता है और डेडिकेट भी है कॉलरिज को। तो इसमें और 14 किताब भी है। इसको आपने देखा है कि 14 बुक्स ये एग्ज़ाम में आया हुआ है, ठीक है। तो आई होप आपको ये 20th क्वेश्चन समझ में आए होंगे। 20 क्वेश्चंस आपको दिए जा रहे हैं, तो इन 20 क्वेश्चंस को आप जल्दी से जल्दी प्रैक्टिस करते रहें। जो भी आपको कन्फ्यूज़न हो तो आप जो है अपने कन्फ्यूज़न को कमेंट बॉक्स में भेजें तथा मुझ तक पहुंचाएं, ताकि हमें पता चले कि किस टॉपिक पे आपको प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। या कोई भी सजेशन आप अगर देना चाहें कि मुझे कुछ सुधार की ज़रूरत है, तो ज़रूर से ज़रूर करें फ्रेंड्स, क्योंकि आपका सजेशन ही मेरे लिए, ठीक है, अच्छा होगा, क्योंकि हम आपके लिए ही तो काम कर रहे हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच। आपने बहुत धैर्य से सुना। थैंक्स अ लॉट।